Hello everyone, welcome to Vedastra's The Hindu Analysis for 27th of April 2023. So without further ado, let's start the video. सबसे पहला आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा ये सैड न्यूज़ है क्या 10 जवान्स जो है ये किल्ड कर दिए गए हैं माओइस्ट के द्वारा दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि एक नक्सलाइज एरिया है। नक्सलाइज काफ़ी ज़्यादा नक्सलिज्म यहाँ पे देखा जाता है। दांतेवाड़ा, बस्तर एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा नक्सलाइज एक्टिविटी देखा जाता है। रिसेंटली जो 88th रेजिंग डे था किसका? हमारे एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का, सीआरपीएफ का 88th रेजिंग डे यहाँ पे बस्तर में सेलिब्रेट किया गया। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी इसमें विजिट किए थे एज अ चीफ गेस्ट। इसके साथ साथ सुकमा डिस्ट्रिक्ट भी विजिट किए। पहला ऐसा नक्सलाइज एरिया था जहाँ पे जो सीआरपीएफ का रेजिंग डे है उसको होस्ट किया गया था। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपको पता होगा कोची में कोची वाटर मेट्रो इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये काफ़ी सर्विस जो है मोमेंटम गेन कर रहा है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है कोची वाटर मेट्रो सर्विसेज का। इसको लेके जो न्यूज़ है वो आई हुई है कोची वाटर मेट्रो सर्विसेज। बस आपको पता होना चाहिए वाटर मेट्रो सर्विसेज, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विसेज कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? कोची में। कोची कहाँ पे है? केरला में। और केरला का सीएम यहाँ पे पिनरई विजयन साहब आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या है? वाटर मेट्रो। बेसिकली केरला में जो भी वाटर बॉडीज़ है ना, एक वाटर बॉडीज से दूसरे वाटर बॉडीज़ में कम्युनिकेट करने के लिए जो हम लोग हेल्प लेंगे वो शिप्स का लेंगे। शिप्स में चढ़ के जो पैसेंजर है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इसी को कहते हैं वाटर मेट्रो। जो है यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी केरला के कोची सिटी में। ओके, केरला की बात करें तो आपको हाल ही में पता होगा फर्नेरियम एक प्लांट होता है जो कि केरला में ये पाया जाता है। फर्नेरियम प्लांट केरला में पाया जाता है। इसके साथ साथ 3 लेक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे रामसर साइट्स भी है। ये कौन कौन सा लेक है? वेम्बनाड कोल लेक, अष्टमुदी लेक, सस्थम कोट्टा लेक। इनमें से वेम्बनाड कोल लेक इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा लेक है वेम्बनाड कोल लेक, अष्टमुदी लेक, सस्थम कोट्टा लेक। इसके साथ साथ जो केरला के नेशनल पार्क्स के कुछ नाम बोलूँ तो ये कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहला साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में जहाँ पे फर्नेलियम पाया गया है। फर्नेलियम का जो प्लांट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फर्नेलियम का प्लांट। इसके बाद अनामुदी सोला नेशनल पार्क और मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क, MATHIKETTAN सोला नेशनल, पंबादूम नेशनल पार्क, पंबादूम सोला नेशनल पार्क, देन पेरियार नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क्स केरला के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, आपको याद होनी चाहिए। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ ये भी केरला से रिलेटेड है। केरला की जो एक कॉमेडियन है मामू कोया, ये अब नहीं रही, ये पासेस हुए हुए कॉमेडियन, मलयालम कॉमेडियन मामू कोमा, बस पासेस हुए। बस आपको इनका नाम याद रखना, मामू कोमा पासेस हुए फ्रॉम द केरला। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ हम लोग आते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल वाले पेज पे सबसे आपको जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिलेगा ये है सबसे पहला वाला आर्टिकल, द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। भाईचारा का जो सेंस है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको पुनरुत्थान करने के लिए जो कठिनाइयाँ आने वाले, जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में या फिर एडिटोरियल में डिस्कस किए गए हैं। और ये एडिटोरियल लिखे हैं हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी जी के द्वारा। और ये वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक थे? 2007 से लेकर 17 तक। इसमें जो बताया गया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस तरीके से फ्रेटर्निटी वर्ड को जोड़ा गया है, किस तरीके से फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, भाईचारे के जो शब्द हैं इसको किस तरीके से वहाँ पे बढ़ावा दी गई है। इसके साथ साथ अभी क्या स्थिति है हमारी कंट्री में फ्रेटर्निटी को लेके, और अभी जो फ्रेटर्निटी काफ़ी सारे कम्युनिटी में या फिर काफ़ी सारे जो रिलीजन है इसमें फ्रेटर्निटी जो है घटता बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले एम एन राव जी 1934 में, दिसंबर 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी थी। इन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिनमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड करी थी। फिर 1936 में सेशन होता है कांग्रेस का, कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ सेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो 1936 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ था 1936 में। और ये डिमांड जो किसके द्वारा किया गया था? 1936 में जो लखनऊ सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्होंने ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही क्या किया था? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसका फ्रेम किए थे, यानी कि संविधान की प्रस्तावना उसको फ्रेम करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि 25 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है। और इसी असेंबली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना एक जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 मेंबर थे टोटल।
ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। ओके, सो यहाँ पे वार्निंग दिया गया था किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी आने वाला है। क्या फ्रेटर्निटी मतलब क्या होगा? फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फॉर ऑल इंडियंस। इफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, इट इज़ प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडरिटी टू सोशल लाइफ। इट इज़ डिफिकल्ट थिंग अचीव। जो सारे लोगों को है ये चीज़ें, फ्रेटर्निटी वर्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया गया था जब कमिटमेंट हुआ था 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इसको लेके। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई थी, जो कि आर्टिकल 51A है, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टोटल 11 ड्यूटीज़ है अभी तक। इस ड्यूटीज़ को कैसे सिटीजन्स को निभाना चाहिए, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये था फ्रेटर्निटी के बारे में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी लंबा आर्टिकल है, आप डिटेल में पढ़ोगे तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज करी है। क्या रिलीज करी है? वाटर बॉडीज़ का जो डेटा है वो रिलीज करी है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और कौन है इसके मिनिस्टर? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज करी है वाटर बॉडीज़ के डेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ इन इंडिया। इस डेटा में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे, काफ़ी सारे पहलुओं पे विचार किए गए और उनके डेटा को यहाँ पे रखा गया है। सबसे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? वेस्ट बंगाल, एक मिनट में इसे जूम कर लेता हूँ। वेस्ट बंगाल जो है ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पोन्ड्स और रिजर्वायर्स है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। पोन्ड्स और रिजर्वायर्स, जो तालाब है और रिजर्वायर्स है। रिजर्वायर्स किसे कहते हैं? जहाँ पे पानी जमा होते हैं उसे रिजर्वायर्स कहते हैं, और ये ज़्यादा नंबर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टैंक्स काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि पानी में जो टैंक में जो पानी जमा करके रखते हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में क्या सबसे ज़्यादा है? लेक्स काफ़ी ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स है, पानी जो बचाने की, पानी संरक्षण की जो इनिशिएटिव्स है वो काफ़ी ज़्यादा कहाँ पर लिए गए हैं? महाराष्ट्र में लिए गए हैं। इसको लेके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। आपको याद क्या रखना है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोन्ड्स एंड रिजर्वायर्स कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। सेकंड थिंग, टैंक्स कहाँ पे है? हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स आंध्रा में। और थर्ड थिंग कि जो तालाब है, तालाब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है इसके बारे में आपको पता रखना है, जो कि महाराष्ट्र नहीं, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और महाराष्ट्र में जो वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिए गए हैं। ये वाटर बॉडीज़ के बारे में हमारे कंट्री में क्या अभी सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट एंड जो कंटेक्स्ट वाले पेज है इस पर आपको देखने को मिलेगा एम्बिग्यूटीज़ इन द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ जो है इसमें एम्बिग्यूटीज़ क्या क्या है? अस्पष्टताएँ, यानी कि न्यूक्लियर जो लायबिलिटी लॉ है उसमें क्या क्या एम्बिग्यूटीज़ है इसको बारे में यहाँ पे बात की गई है। आपको पता होगा जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। अगर इसमें जो 6 रिएक्टर्स है टोटल वो रेगुलेट कर दिए जाए, उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, तब जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। आपको पता होगा 1986 में, हाल ही में, यानी कि 26 अप्रैल, कल ही हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट नहीं किया है, हम लोगों ने याद किया है, रिमेंबर किया है। 26 अप्रैल 1986 में काफ़ी बड़ा न्यूक्लियर जो पावर प्लांट से रिलीज हुई थी गैसें, उसको इस डिजास्टर को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। चेरनोबिल में ये डिजास्टर हुआ था। चेरनोबिल कहाँ पे? यूक्रेन में, जिसे हम लोग रिमेंबर करते हैं एज अ न्यूक्लियर डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑन 26 अप्रैल, और ये घटना हुई थी 1986 में। इसी को लेके न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी के जो भी इम्पैक्ट्स है, कैसे कैसे सिक्योरिटी इसमें किए जाएंगे, इसको लेके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चर्चा की गई है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको पता होगा जो LGBTQs है, क्यू कम्युनिटी है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है सेम सेक्स मैरिज को लेके। इसके बारे में जो आर्टिकल्स है वो अभी आते रहेंगे जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाती है, तब तक ऐसे आर्टिकल्स आते रहेंगे। ऐसे आर्टिकल्स हमारे काम के नहीं होते। अभी इसमें बताया गया है किस तरीके से कैसे कैसे LGBT कम्युनिटी जो है, ये LGBTQ कम्युनिटी जो है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली ये मेंशन किया गया है सेम सेक्स मैरिज को लेके हमारे जो पुराणों में किस तरीके से चीज़ें बताई गई है पुराणों में। इवन आज ही नहीं, ये सेम सेक्स मैरिज के कॉन्सेप्ट जो काफ़ी सारे पहले चला आ करते थे, लगभग हमारे वैदिक एज से ही चला आ करते हैं ये सेम सेक्स मैरिज के कॉन्सेप्ट्स। इसको बारे में यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी सारे लॉर्ड जो है, जैसे लॉर्ड शिवा के बारे में बताया गया, लॉर्ड विष्णु जब मोहिनी का रूप धारण किए थे, लॉर्ड शिवा अट्रैक्ट हुए थे। इसी तरीके से यहाँ पे बातें की गई है हमारे पुराण को रेफर करके। इसके साथ साथ कई सारे जो धर्मगुरुज है उनके बारे में भी बताया गया है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है रुचिरा कंबोज जी। ये UN में हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है और इनका कल स्पीच आया था कहाँ पे? UN में। ये जो है एनार्कोनिस्ट बताया गया है UN को। क्यों? क्योंकि
जो यूएन है यहाँ पे P5 कंट्रीज़ का चलता है। P5 कंट्रीज़, परमानेंट 5 कंट्रीज़। कौन कौन से परमानेंट 5 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा? रशिया, चाइना, USA, UK एंड फ्रांस, ये सारे कंट्री, जिसमें से एशिया का सिर्फ एक ही कंट्री डेट इज़ चाइना सिर्फ है यहाँ पे P5 कंट्रीज़ में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इन सारे कंट्रीज़ के पास अधिकार है चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, येस या नो में ही अगर कोई भी एक्ट आती है, कोई भी चीज़ें आती है यूएन में, तो ये जो कंट्रीज़ है ये वहाँ पे अगर ना बोले तो ये ना होगी, हाँ बोले तो हाँ होगी। ऐसे इसके बारे में विरोध किया गया है कि सारे कंट्रीज़ के पास, जितने भी मेंबर है यूएन के 193 कंट्रीज़ के पास जो इक्वल राइट्स है वो होनी चाहिए। सारे कंट्रीज़ की बातें सुननी चाहिए, सारे कंट्रीज़ को इक्वल राइट्स देनी चाहिए। हमारे रिचुरिया कम्बोज जी के द्वारा ये बातें यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में कही गई है। यूएन का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन हुआ था। ओके, यूनाइटेड नेशन की कई सारी एजेंसीज होती हैं, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस तरीके से यूएन की कई सारी एजेंसीज भी होती हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये है सोशल जस्टिस मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ये MOU साइन करी है किसके साथ? आर्ट ऑफ लिविंग जो NGO है, ये बेंगलुरु बेस्ड NGO है, और इसके जो चेयरमैन है, बेसिकली आप बोल सकते हो जो इसके चेयरमैन है ये श्री रविशंकर जी, ये एक स्पिरिचुअल लीडर है। इनके द्वारा ये जो NGO है ये रन की जाती है। तो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर द आर्ट ऑफ लिविंग NGO के साथ MOU साइन करी है, किस चीज़ के लेके? फाइट टू ड्रग एब्यूज़, यानी कि जो नशा होता है, नशा मुक्ति अभियान को लेके जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, ये मिनिस्ट्री है, ये साइन करी है MOU विद द आर्ट ऑफ लिविंग NGO। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये कहाँ पे साइन की गई है? न्यू दिल्ली में साइन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कार्डियोपल्मोनरी फेलियर बिहाइंड चीता डेथ। आपको पता होगा हम लोगों ने नामीबिया से चीता मंगाए थे, और कहाँ से? साउथ अफ्रीका से चीता मंगाए थे। कहाँ पे मंगाए थे? कुनो नेशनल पार्क, जो कि शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे चीता की डेथ देखने को मिल रही है। इससे पहले एक चीता की डेथ हुई थी, किस कारण से? जो किडनी में कैरेटिनिन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, इस कारण से डेथ हुआ था। अब दूसरा डेथ देखने को मिला है, इस किस कारण से? बताया जा रहा है कि स्नेक के बाइट से देखने को मिल रहा है ये, और इसके साथ कार्डियोपल्मोनरी फेलियर के कारण से, यानी कि हार्ट फेलियर के कारण से डेथ देखने को मिल रहा है। इसके बारे में ये आर्टिकल न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए। नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने चीता को मंगाया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये क्या है? रिमूव मिसलीडिंग एड्स ऑन बॉर्नविटा। आपको पता होगा बॉर्नविटा इधर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स में शुगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। इसके साथ साथ कई सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि केमिकल से बने होते हैं, और ये हार्मफुल होते हैं बच्चों के लिए। तो ये जो शुगर है और ये केमिकल्स है, इसको मिसलीडिंग एड्स भी, इसके साथ साथ इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो बच्चे हैं इसमें लुभावना हो जाते हैं। काफ़ी सारे मिसलीडिंग एड्स जो है इसको रिमूव करने की बातें की जा रही है, किसके द्वारा? NCPCR के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये किसके अंदर में आते हैं? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, जो कि हेड किसके द्वारा की जाती है? श्रीमती स्मृति ईरानी जी के द्वारा हेड की जाती है। ये बॉर्नविटा जो प्रोडक्ट है ये किस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा? ये एक US बेस्ड कंपनी है, यानी कि अमेरिका का कंपनी है, मोल्डेज इंटरनेशनल, और ये इंडिया के ब्रांच को इंडिया कहते हैं, मोंडेल्स इंटरनेशनल। इसके कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आप ओरियो बिस्किट काफ़ी सारा फेमस है। इसके बाद कैडबरी डेयरी मिल्क, जो बॉर्नविटा, ये 3 प्रोडक्ट इसके काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारी इंडिया में। ओके, इसके साथ साथ गाइडलाइंस और रेगुलेशंस FSSAI, यानी कि फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे भी ये नहीं चल रहे थे, उसकी भी फैल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी वायलेट करे थे, इसकी मैंडेटरी डिस्क्लोजर से इसके बारे में बताया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में लेटेस्ट आया है, सबसे पहली बार 1986 में आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात की जाती है। बेसिकली FSSAI का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काम करती है हमारे जो भोजन होते हैं, या कोई भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है खाने वाली चीज़ें, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लेके काम करती है, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है ये स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लेके। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा शी जिनपिंग और जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट है, इसके बीच में टॉक हुई है। कब? पहली बार हुई है जब से वॉर स्टार्ट हुई है। किस चीज़ को लेके? ये वॉर ख़त्म करने को लेके, रसिया और यूक्रेन का वॉर, पीस को मेंटेन करने को लेके ये टॉक हुई है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए, मतलब याद नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये टॉक हुई है, बस, और कुछ नहीं। आगे तो कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।